हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हेमंत और आज हम आदिकाल की राष्ट्र साहित्य की रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासों में भी। तो इस साहित्य का हमारा टॉपिक है परमार आसु। परमार आसु को वीर रस की महान कृति या सर्वोच्च कृति आदिकाल में जो कही जाती है वो परमार आसु है। परमार आसु को ही आलाखंड भी कहते हैं। इसके रचनाकार जगणिक थे। परमार आसु वैसे तो इसकी कोई लिखित अपने को पुस्तक नहीं मिलती। ये पुराने अपने को एक मौखिक परंपरा के रूप में चलती हुई आ रही थी। जैसे कि खेतों में किसान काम करते थे तो काम करते हुए इसको गाते थे वो। तो उन गाते हुए पर एक बार फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट की नजर पड़ गई कि यार ये गाते क्या है। तो उन्होंने पता चला कि अच्छा ये आल्हा-खंड है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। एक काम करते हुए किसान वहां पे इसको गाते हैं। तो उसने इसको फिर लिपिबद्ध करवाया। तो इसको फिर आलाखंड नाम से संपादित किया चार्ल्स इलियट ने। ठीक है। और फिर वाटरफील्ड थे, उन्होंने आलाखंड फिर कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में द 9 लाख चेन द मेरो फ्यूड नाम से इसको प्रकाशित करवाया और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। इसमें राजा परमर्दी देव के वीर सेनापति थे आला और उदल, उनकी वीरता का चित्रण किया गया है। अब कई बार कहते हैं कि परमार रासो है वो पृथ्वीराज रासो के 69वें समय के महोबा युद्ध समयों का ही अंश है। पर बच्चन सिंह कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो परमार रासो में आला और उदल का जो चित्रण मिलता है उसमें उनकी वीरता का चित्रण किया गया है, जबकि पृथ्वीराज रासो में जो चित्रण किया गया है उनको उतना सशक्त नहीं दिखाया गया है, उतना वीर नहीं दिखाया गया है। जिस कारण से कि एक ये आभास होता है कि अगर ये रचना वाकई पृथ्वीराज रासो का अंश होती तो उसको आला और उदल को पृथ्वीराज रासो के बराबर का वीर नहीं बताती। तो इसमें जो लक्ष्य है परमार रासो का वो है आला और उदल की वीरता का बखान करना। तो ये इसका एक पूरा सारांश था, मैंने समरी दी। अब इसको लिपिबद्ध करते हैं। परमार रासो, इसके रचनाकार कौन है? जगनी। इसका फिक्स समय नहीं मिलता है क्योंकि ये रचना अपने को लिखी हुई कहीं पर प्राप्त होती नहीं है। बस इसका जो मौखिक रूप अपने को मिलता हुआ मिला है। फिर भी इसकी जो अंदाजा एक लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि ये 13वीं सदी की रचना हो सकती है। ठीक है। ये अपभ्रंश का इससे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि अब इतने सैकड़ों सालों से अगर ये मौखिक चलती हुई आ रही है तो पुरानी भाषा में तो रही नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी भाषा में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया होगा, जो कि आज के समय में केवल ब्रज का प्रभाव इस पे रह गया है। तो इसकी भाषा अपभ्रंश से इस रचना का कोई संबंध नहीं है आज की तारीख में। अपभ्रंश भाषा से कोई संबंध नहीं। और जो इसका समय जो इसकी अभी की भाषा है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की अधिक समीप है। ठीक है। ये इसका अब इसमें वीर रस की ओज गुण, वीर रस या ओज गुण का चरम रूप देखने को मिलता है। वीर रस या ओज गुण का
का चरम देखने को मिलता है। अब मेरा ये ऑनलाइन बोर्ड पे राइटिंग उतनी अच्छी आती नहीं है, सर आप इतना तो मैनेज कर लेना यार थोड़ा सा। मैं तो ट्राई तो कर रहा हूँ कि मैं सही से लिख पाऊँ इस पे। ठीक है। अब इसकी एक पंक्ति मिलती है इसी ओज गुण को दिखाती हुई। क्या? कि 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो इतनी ओज गुण की रचना है कि 12 बरस तो कुकर जिए, कुत्ता जीता है, और 13 बरस सियार जीता है, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, यानी कि 18 बरस ही क्षत्रिय को जीना चाहिए, और उसके आगे जीने को धिक्कार है। तो युद्ध को लेके इतना पागलपन, इतना प्रेम इस रचना में देखने को मिलता है। इसी कारण इसको वीर रस या ओज गुण की चरम रचना या चरम स्वरूप इसमें देखा गया है। तो इसका एक लिख लेंगे वो पंक्ति। 12 बरस लोग कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए। आगे जीवन को दिखा। ठीक है। तो कोई आप में से क्षत्रिय गुण का हो तो वो देख लो, 18 बरस से ज्यादा तो नहीं जिएगा ना, वरना धिक्कार है फिर आपकी वीरता पे। वह आला, इस रचना को आला खंड भी कहते हैं। और आला खंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है इसको। गाया जाता है। आला एक छंद भी होता है जिसमें 31 मात्राएं होती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और आला छंद का संबंध कामायनी से है, कि कामायनी की शुरुआत, कामायनी की शुरुआत आला छंद से होती है। ठीक है। अब कामायनी में कितने सर्ग मिलते हैं देखने को? 15 सर्ग। अब 15 सर्ग के अगर किसी को नाम याद हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, बिना देखे। जितने लिख पाते हो उतने लिख के बताना मेरे को कितने लिख पाते हो, क्योंकि ये 15 सर्ग तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आला खंड का संपादन किया। तो सबसे पहला संपादन इसका हुआ था 1865 में, फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर, फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट। इसका संपादन करवाया था आला खंड के नाम से। ठीक है। और मिस्टर वाटरफील्ड ने आला खंड को एक स्वतंत्र कृति
नहीं मानी। और पृथ्वीराज रासो के 69वें समय मोहब्बत समय का ही एक अंश माना था। में लिख लेंगे मिस्टर वाटर फील्ड ने इसका जो स्वतंत्र करती नहीं माना। और पृथ्वीराज रासो के 69वें समय क्या नाम है उसका? मोहब्बा युद्ध समय। मोहब्बा युद्ध सम्यो का ही अंश माने। ठीक है। तो चार्ल्स इलियट का नाम है, मिस्टर वाटरफील्ड का नाम। ठीक है। अब वाटरफील्ड ने ही इसको अंग्रेजी में अनुवाद कराया इसका। और कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में इसको द 9 लाख चेन द मेरो फ्यूड नाम से प्रकाशित भी करवाया। ये इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में एक तो क्या हो जाएगा, द 9 लाख चेन द मेरो फ्यूड, द मेरो फ्यूड। ठीक है। इस नाम से इसको प्रकाशित करवाया था कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में मिस्टर वाटरफील्ड ने, और चार्ल्स इलियट ने आला खंड का संपादन करवाया था। ठीक है। अब आला और उदल, इसमें दो वीरों का जिक्र मिलता है, आला व उदल का। कौन थे? ये महोबा के राजा परमर्दी देव के वीर सेनापति थे, जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राजा परमर्दी देव के सेनापति। ठीक है। और क्या इसका इफेक्ट हो जाएगा कि ये जन समूह की निधि है। जन समूह की निधि। जन समूह की निधि क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि ये मौखिक होने के कारण लोगों के कंठ में निवास करती हुई आई है। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, बस लोग परंपरा से इसको गाते हुए आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों में, तो उनके कंठों में निवास करती थी, जिसके कारण इसको जन समूह की निधि कहा गया। निधि यानी संपत्ति, निधि का मतलब होता है संपत्ति, जन समूह यानी लोग। तो लोगों की जो संपत्ति थी, ये लोगों की संपत्ति थी, जिस कारण इसको जन समूह की निधि कहा गया। अब बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो का इसको अंश नहीं माना, उन्होंने इसको स्वतंत्र रचना माना। ठीक है। बच्चन सिंह ने स्वतंत्र कृत्य माना है। यानी कि इसको लिख लेंगे पृथ्वीराज रासो का अंश नहीं माना है। तो इसमें कितने नाम इंपोर्टेंट आ गए? एक तो मिस्टर वाटरफील्ड, चार्ल्स इलियट, आला छंद, एक ये छंद इसका, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, वर्ष 1836 जिए आगे जीवन को धिक्कार,
वीर रस का चरम रूप देखने को मिलता है आदिकाल के अंदर। ब्रज भाषा के अधिक समीप है। लिखा किसने है? जगणिक ने। और 13वीं सदी की रचना है। और कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में मिस्टर वाटरफील्ड ने द 9 लाख चैन द मेरो फील्ड नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, यह है परमार रासु। अब जो अगली रचना है वो है हमीर रासु। हमीर रासु किसकी रचना है? इसके रचनाकार का नाम है सारंगधर। अ, सारंगधर। और ये रचना का समय कब है? 1357 ईस्वी। हमीर रासो का पता सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम एक रचना है लक्ष्मीधर, जो इसके संपादक थे। और टीकाकार कौन थे? वो आप देख के मेरे को जरूर बता, ये कमेंट करके बताना अगर किसी को प्राकृत पेंगलम के टीकाकार का नाम पता हो तो। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने के प्राकृत पेंगलम एक रचना है जिसमें हमीर रास्तों के 8 छंद मिले। उनको पढ़ते पढ़ते कुछ 8 छंद एक जैसे मिले। तो उनको देख के कि यार ये एक जैसे लग रहे हैं, इसका कुछ रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने पे पता चला, तो उन्होंने एक कृति का पता लगाया कि ये 8 छंद हमीर रासो नाम की रचना के हैं, जिसके रचनाकार सारंगधर है। पर जो इसका रचनाकार रामचंद्र शुक्ल ने तो सारंगधर को माना है, पर राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को बताया है। जज्जल। जज्जल का नाम किसने लिया है? राहुल सांकृत्यायन। पर सर्वमान्य तो सारंगधर ही है, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। ठीक है, तो वहीं बच्चन सिंह कहते हैं कि अगर मान लो सारंगधर ने हमीर रासो रचना लिखी है, तो इसमें क्या कुंडलिया छंद मिलते हैं हमीर रासो में। तो कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयुक्ता सारंगधर को मानना पड़ेगा, ये बच्चन सिंह का कहना है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह आदिकाल में अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं पर समाप्त समझनी चाहिए। यानी कि अपभ्रंश परंपरा का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? वो है हमीर रासो। ये हमीर, और इसके अलावा हमीर पर बहुत सारी रचनाएं अपने को देखने को मिलती है, पंक्तिबंद करके हम उसको लिखेंगे। तो इसमें लिखना चाहिए कि बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयुक्ता किसे माना है? प्रथम प्रयुक्ता सारंगधर को माना है। इनका कथन है कि यदि ये 8 छंद किसी सारंगधर ने ही लिखे हैं, तो सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयुक्ता मानना पड़ेगा। ये इनका पूरा कथन था। वो मैं लिखा देता हूँ आपको, चलो। यदि ये 8 छंद किसी सारंगधर ने ही लिखे हैं, तो सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयुक्ता
मानना पड़ेगा। ठीक है। और वो वाली बात मैंने आपको लिखना भूल गया, वो है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर हमीर आसो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया। तो कौन सी रचना है? प्राकृत प्राकृत पेंगुलन रचना आई 8 छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया। ठीक है। और अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि आदिकाल में अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं से समाप्त समझनी चाहिए। आदिकाल में अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं पर समाप्त समझनी चाहिए। ठीक है। अब शारंगधर के बारे में दो फैक्ट है कि इन्होंने आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ लिखा है। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ लिखा है। और एक इन्होंने शारंगधर पद्धति नामक ग्रंथ भी लिखा है, जिसका घोषित विषय सुभाषित संग्रह है। कौन सी है वो? शारंगधर पद्धति। पेन नहीं छप रहा। जिसका विषय है सुभाषित संग्रह। सुभाषित यानी कि अच्छी बातों का। ये इसका विषय है। एक तो आयुर्वेद से संबंधित, एक शारंगधर पद्धति नामक इनका ग्रंथ है। ठीक है। अब हमीर आसो पर और भी रचनाएं लिखी गई है, जैसे कि पहली रचना है नयन चंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य। ठीक है। दूसरी रचना है जयचंद्र सूर्य की हमीर विजय। जयचंद्र सूर्य की हमीर विजय। तीसरी रचना है प्रताप नारायण मिश्र की हटी हमीर। प्रताप नारायण मिश्र की हटी हमीर। और दो रचनाएं हैं, एक तो है हमीर हट ग्वाल कवि की, और एक हमीर हट है चंद्रशेखर वाजपेयी की।
एक तो गवाल कवि है रीतिकाल के अंतिम कवि, जिनकी अंतिम रचना है रंगरस। तो रंगरस को रीतिकाल की अंतिम रचना भी माना जाता है और ग्वाल कवि को रीतिकाल का अंतिम कवि भी कहा जाता है। इन्होंने लिखी है हमीर हट और चंद्रशेखर वाजपेयी की। इन्होंने भी हमीर हट नाम से ही रचना लिखी है। अब एक जो तथ्य है कि रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रशेखर वाजपेयी कृत हमीर हट के एक एक दोहे को हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। इसके लिए आते हैं, इसकी एक छंद भी बहुत फेमस है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कतली फरे एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजे बार। तो उस इसी तरह की पंक्तियां मिलती है, जैसे कि क्या पंक्ति है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये चंद्रशेखर वाजपेयी की हमीर हट से लिए गए। ये सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजो बार। यानी कि जो सिंह अगर एक बार गमन कर जाए किसी रास्ते से तो वो दोबारा पीछे लौट के नहीं आता। और सतपुरुष अगर कोई वचन कह दे तो अपनी बात को वो वापस नहीं लेता, उस पर टिका रहता है। इसी तरह कदली फले, केले का वृक्ष केवल एक बार फलता है, एक बार ही फल देगा और उसके बाद में जीवन में कभी फल नहीं देगा। उसी तरह तिरिया तेल, यानी कि जब स्त्री की शादी होती है ना, तो एक रस्म होती है तिरिया तेल तेल चढ़ाने की, वो एक बार ही होती है। और हमीर हट, ओ हमीर का हट है ना, वो चढ़े ना दूजे दूजो बार, वो दोबारा नहीं चढ़ता। एक बार हमीर ने हट कर लिया तो कर लिया। इसमें ऐसा था कि एक बार किसी, शायद अलाउद्दीन खिलजी, इतिहास का टॉपिक है कि उनके कुछ सेनापति आ गए थे हमीर के पास कि हमारी रक्षा करो, दो सेनापति। तो उनको बचाने के लिए अमीर ने वचन दे दिया। अब अमीर को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी अगर एक बार आ गया तो, रणथंभौर के राजा थे ही, कि अगर मान लो युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी से तो अपनी हार पक्की है। पर अपने वचन के लिए, अपने हट के लिए, जो कोई फेमस हुआ है इतिहास के अंदर, साहित्य के अंदर, वो है हमीर। कि उन्होंने अपने वचन के लिए, अपने हट के लिए युद्ध लड़ा। हालांकि वो हार गए पर अपने उस क्वालिटी के लिए जाने गए हमेशा के लिए, कि अगर एक बार वचन कर लिया, हट दे दिया, हट कर लिया, वचन दे दिया, तो फिर पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए फिर। तो ये है हमीर हट की कहानी। ठीक है। अब इसी चंद्रशेखर वाजपेयी कृत हमीर हट के लिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न है। और यही कथन उन्होंने कहा है कि एक और रचना के लिए कहा है, अगर कोई बता पाए तो। वो है बिहारी सत्से।
बिहारी सस्से का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न है। कि कहत नटत रिजत खिजत खिलत मिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो इस तरह की जो रचना क्वालिटी है वो बिहारी के अंदर ही आ सकती है। और रीतिकाल के अंतिम चरणों में अपने को एक और रचना मिलती है, वो है जोधराज की। उन्होंने भी हमीर रासो लिखी है, पर इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, राजस्थानी मिश्रित रच। ठीक है, तो ये था हमीर रासो का। सारंगधर ने लिखी है, पर राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को बताया। इसका समय मानना है 1357 में। और बच्चन सिंह कहते हैं कि यदि ये 8 छंद किसी सारंगधर ने ही लिखे हैं तो सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयुक्ता माना जाना चाहिए। ठीक है। और प्राकृत पेंगलम कौन सी रचना है? प्राकृत पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगता है। और ऐसा भी सवाल आ सकता है कि प्राकृत पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता किसने लगाया? तो उसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह अपभ्रंश की परंपरा यहीं पर समाज समझनी चाहिए। ये कथन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर शारंगधर ने आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ भी लिखा, और शारंगधर पद्धति कौन सी है? सुभाषित संग्रह। और फिर हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य का मिलता है, हमीर विजय जयचंद्र सूर्य का मिलता है, हट्टिया हमीर प्रताप नारायण मिश्र का मिलता है। हमीर महाकाव्य की जो भाषा है वो है लिख लेना। और ग्वाल कवि हमीर हट का, और चंद्रशेखर वाजपेयी हमीर हट। इसकी चंद्रशेखर वाजपेयी कृत रचना की ये पंक्ति है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलेक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार। ये रणथंभौर के राजा थे, ये लिख लेना। हमीर कहाँ के राजा थे? ये इनका हट क्या था, इसकी कहानी मैंने आपको बताई दी। और इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न है। ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, चंद्रशेखर वाजपेयी कृत हमीर हट के लिए आई है। और फिर जोधराज का हमीर रासो भी अपने को देखने को मिलता है। तो आज का एक तो ये हो गया, और एक परमार रसों वाला हो गया। तो आज तो इतना ही हो पाएगा, मेरा लैपटॉप डिस हो गया। बाकी दो पंक्तियां है जो कि जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। ये अपन अब अगली क्लास में देख लेंगे। और अगली क्लास का टॉपिक होगा पृथ्वीराज रासो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदिकाल से किसी से क्वेश्चन आए ना आए, पर पृथ्वीराज रासो से जरूर क्वेश्चन आता है। तो अपन वो पढ़ेंगे, और वो क्लास भी काफी लंबी होगी, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। थैंक यू।